हेलो प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। तो मैं अजय ओझा आपके सामने लेके हाजिर हूं एक और नया चैप्टर। और आज की क्लास में हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5, जिसका नाम है आपका पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है ना। देखो, इस चैप्टर में हम बात किसकी करने वाले हैं, पहले उसको समझ लेते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि पृष्ठ रसायन, यानी इस पूरे चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे वो केवल हम सरफेस की कहानी पढ़ेंगे। ठीक है ना। किसी भी पदार्थ के सरफेस पर क्या रिएक्शन हो रही है, सरफेस के जो गुणधर्म है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कि पृष्ठ रसायन की डेफिनेशन क्या है। यहां से क्वेश्चन आपको बढ़िया बढ़िया मिलते हैं, थ्योरेटिकल क्वेश्चन मिलेंगे, पहले ही बता देता हूं। एक एक चीज को बारीकी से पढ़ते हुए चलेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बढ़िया चैप्टर है। ठीक है, देखना डेफिनेशन देखना भाई। रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत ठोसों के पृष्ठ तल पर होने वाली अभिक्रिया एवं गुणों का अध्ययन करते हैं, पृष्ठ रसायन कहलाता है। ठीक है। यानी हम सॉलिड के सरफेस पर, पृष्ठ का मतलब उसकी सतह पर होने वाली अभिक्रिया एवं गुणधर्मों का अध्ययन करेंगे, जिसे हम क्या कहेंगे, पृष्ठ रसायन कहेंगे, सरफेस केमिस्ट्री कहेंगे। ठीक है। अब सरफेस केमिस्ट्री के अंदर कुछ आपकी टर्म्स आएंगी। ठीक है ना। जैसे अवशोषण क्या है, अधिशोषण क्या है, अधिशोष्य क्या है, ठीक है ना, अधिशोषक क्या है, सक्रिय केंद्र क्या है, अंतरापृष्ठ क्या है, इन सारी बातों को पढ़ेंगे। ठीक है। तो देखो, दो चीज होती हैं, एक तो होता है आपका अधिशोषण और एक होता है आपका अवशोषण। ठीक है। पहले मैं बताता हूं अधिशोषण क्या है। अधिशोषण है आपकी पृष्ठ की कहानी। ठीक है। जैसे ये दीवार है, सपोज ये दीवार है, ठीक है ना, व्हाइट कलर की जो आपको दिख रही है। इस दीवार पर क्या की होगी भाई, पुताई की होगी। तो मुझे बताओ, पुताई जो की है वो हमारी दीवार के अंदर घुस गई क्या? नहीं, सिर्फ और सिर्फ कहां रही, सरफेस पर रही। तो ये क्या कहेंगे हम, ये किस प्रकार की रिएक्शन है या किस प्रकार की क्रिया है, ये एक अधिशोषण है। ठीक है। जैसे भाई शादियों का माहौल में, आप शादियों में जाते हो, बढ़िया लड़कियां ज्यादातर मेकअप वगैरह करके जाएंगी। तो मेकअप क्या आपकी स्किन के अंदर घुस जाएगा? नहीं घुसेगा। कहां रहेगा? ऊपर ही तो रहेगा, सरफेस फिनोमेना। ठीक है। तो जो कहानी आपकी सरफेस पर होगी उसे आप क्या कहोगे, अधिशोषण। क्या कहोगे? अधिशोषण। और जब आपके मॉलिक्यूल्स अंदर एंटर कर जाएं उसको आप बोलते हो अवशोषण। जैसे आपने स्पंज ली और स्पंज को आपने पानी में डाला, तो आप क्या देखते हो, पानी के जितने भी मॉलिक्यूल है वो स्पंज के अंदर एंटर कर गए। ठीक है ना। तो इसको तो हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे अवशोषण। लेकिन कोई अगर आपका पदार्थ केवल और केवल सतह पर रहे तो आप उसको क्या बोलोगे, अधिशोषण बोलोगे। जैसे दीवार पर आपने पुताई की, तो पुताई के दौरान आपने देखा जो रंग है वो केवल दीवार की सतह पर रहा, तो इसे आप क्या बोलोगे, अधिशोषण बोलोगे। समझ में आ गई कहानी। तो यहां पे डेफिनेशन भी मैंने लिख रखी है अधिशोषण की, कि यह एक सतही प्रक्रिया है, एक सरफेस फिनोमेना है। इसमें एक पदार्थ अन्य पदार्थ की सतह पर एकत्रित होता है। इसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस की सतह पर एकत्रित होगा, यानी केवल सरफेस पर जमा होगा। ठीक है, समझ गए बात को। अब देखो, अधिशोषक की कुछ शब्दावली है, इन शब्दावलियों को भी हम पढ़ते हैं। अधिशोषण की क्या क्या शब्दावली है, इनमें पहले नंबर पर आता है आपका अधिशोष्य। पहले नंबर पर अधिशोष्य, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं अपन, एडजोर्बेट। ठीक है। समझना भाई एडजोर्बेट क्या है। मैं आपसे कहूं कि ये आपका कोई मान के चलो गेंद है या कोई भी सरफेस है, इसके ऊपर हमने दूसरे पदार्थ की लेयर चढ़ा दी। ठीक है, समझ लेना अभी। ठीक है। तो आपको पता है कि जिसका जमाव हो रहा है उसे तो क्या बोलना है, अधिशोष्य। जिसका जमाव होना है उसे तो क्या बोलना है, अधिशोष्य। और जिस पर जमाव होना है उसे क्या बोलना है, अधिशोषक। ठीक है, उसे क्या बोलना है, अधिशोषक। जैसे ये सपोज आपकी दीवार है, तो दीवार पर आपने क्या किया भाई, रंग किया, तो रंग तो आपका क्या हो गया, अधिशोष्य। जिसका जमाव होना है वो तो होगा अधिशोष्य, जिस पर जमाव होना है वो होगा आपका अधिशोषक। किस पर जमाव हो रहा है कलर का, दीवार पर हो रहा है, तो दीवार तो हमारी क्या हो गई, अधिशोषक। ठीक है ना। किसका जमाव हो रहा है, रंग का जमाव हो रहा है, तो रंग हमारे लिए क्या हो गया, अधिशोष्य। कहानी समझ में आ गई आपको। तो क्या लिखोगे कि जिसका जमाव होगा, जिसका जमाव होगा, जिस पदार्थ का जमाव होगा उसे तो हम क्या कहेंगे, अधिशोष्य। और जिस पर जमाव होगा उसे हम कहेंगे अधिशोषक। ठीक है, समझ गए बात को। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे, वह पदार्थ जिसका अधिशोषण होना है, जिसका अधिशोषण होता है, जिसका अधिशोषण होता है, उसे आप क्या कहोगे, उसे हम कहेंगे अधिशोष्य, एडजोर्बेट।
और जिस पर होगा उसे हम क्या कहेंगे, अधिशोषक। ठीक है, तो आगे क्या लिखोगे, वह पदार्थ जिस पर अधिशोषण होता है, जिस पर अधिशोषण होता है, जिस पर अधिशोषण होता है उसे आप क्या कहोगे, उसे हम कहेंगे एडजोर्बेंट। ठीक है, इंग्लिश भी याद रखना, इसको एडजोर्बेट कहेंगे और नेक्स्ट वाले को एडजोर्बेंट कहेंगे। अब अगला देखो, अंतरापृष्ठ। अब अंतरापृष्ठ किसे कहेंगे, देखो अंतरापृष्ठ हम कहेंगे अधिशोषक का वह स्थान या अधिशोषक का वह स्थान जहां पर अधिशोष से आपका सघन मात्रा में हो, यानी एक जगह संकेंद्रित हो, ज्यादा हो, कंसंट्रेट हो, उसे आप क्या बोलोगे, उसे आप बोलोगे अंतरापृष्ठ। ठीक है, तो मैंने क्या बोला कि अधिशोषक का वह स्थान, अधिशोषक का वह स्थान जहां पर अधिशोष से पदार्थ संकेंद्रित है, सघन है, उसे आप क्या कहोगे, अंतरापृष्ठ कहोगे। ठीक है, चाहो तो आप यहां ऐसे भी लिख सकते हो, वह पदार्थ जिसकी सतह पर अधिशोषण होता है उसे हम क्या कहते हैं, अधिशोषक कहते हैं। ठीक है, तो इसकी सतह लगा दो आप, थोड़ा ज्यादा बेटर रहेगा, जिसकी सतह पर। ठीक है ना, जिसकी सतह पर, तो ये थोड़ा बेटर रहेगा। ठीक है, अब क्या लिखोगे, अधिशोषक का वह स्थान या अधिशोषक की वह सतह, अधिशोषक की वह सतह, वह सतह जहां अधिशोष्य, अधिशोष्य कैसा हो, संकेंद्रित हो, मतलब सघन हो, संकेंद्रित हो, संकेंद्रित, या एक वर्ड लिख लो सघन हो, कंसंट्रेटेड हो, उसे आप क्या कहोगे, उस सतह को क्या कहोगे, उस पृष्ठ को क्या कहोगे, आप अंतरापृष्ठ कहोगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब लास्ट वाला और देखो, लास्ट वाला क्या है, सक्रिय केंद्र। तो इसकी डेफिनेशन क्या दोगे कि अधिशोषक के अंतरापृष्ठ पर वो स्थान जहां पर आपकी फ्री वैलेंसी मिल रही हो, मुक्त संयोजकता मिल रही हो, उस स्थान को आप क्या कहोगे, उस स्थान को कहोगे आप सक्रिय केंद्र। और जनरली है ना, ये स्थान आपका खुरदरा होता है। भाई अधिशोषण बढ़िया से कहां होगा, चीजें बढ़िया से कहां जमेंगी, जहां सरफेस खुरदरी हो। मैं कहूं एक तो आपकी सब बिल्कुल सपाट जगह है, ठीक है ना, बिल्कुल चिकनी सरफेस है, बिल्कुल आपकी एक मान के चलो स्मूथ सरफेस है। ठीक है, मैं कहूं एक तो आपको यहां पर किसी पदार्थ का जमाव करना है और एक आपकी सरफेस बिल्कुल खुरदरी है, तो मुझे बताओ कि बढ़िया से अधिशोषण कहां होगा, जहां सरफेस खुरदरी है। तो जहां खुरदरी होगी वहां दूसरे पदार्थ का जमाव अच्छे से होगा। तो हम क्या कहेंगे, अगर मैं आपको सीधी लैंग्वेज में बताऊं तो सक्रिय केंद्र आपके कौन से स्थान होंगे, जहां पर खुरदरापन होगा, जहां पदार्थ के अंदर खुरदरापन होगा वो आपके एक्टिव सेंटर होंगे। ठीक है ना, डेफिनेशन आप क्या लिखोगे, अधिशोषक का, अधिशोषक के, अधिशोषक के अंतरापृष्ठ का, अंतरापृष्ठ का वह स्थान जहां मुक्त संयोजकताएं हों, मुक्त संयोजकताएं हों, फ्री वैलेंसी हो, क्योंकि फ्री वैलेंसी पर कौन अधिशोषित हो जाएगा भाई, आपका अधिशोष्य अधिशोषित हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखोगे। और जनरली ये जो सरफेस है वो कैसा होगा, आपका खुरदरा होगा। ठीक है, बात आ गई समझ में। तो यहां पर अधिशोषण में आपने कितनी बातें पढ़ी भाई, 4 टर्म पढ़ी। पहला हो गया अधिशोष्य, अधिशोषक, अंतरापृष्ठ और सक्रिय केंद्र। अधिशोष्य जिसका जमाव हो, जो एकत्रित हो, और जिसकी सतह पर एकत्रित हो वो कौन सा हो जाएगा, अधिशोषक। ठीक है, अब अंतरापृष्ठ हमने किसको बोला है, अधिशोषक की वह सतह जहां अधिशोष्य संकेंद्रित हो, यानी अधिशोष से आपका अगर कहीं इकट्ठा है, एक स्थान पर ज्यादा है, तो उस पृष्ठ को आप क्या बोलोगे, अंतरापृष्ठ बोलोगे। और जो सरफेस आपकी थोड़ी बहुत खुरदरी है, जहां पर आपकी फ्री वैलेंसीज है, ठीक है ना, उस सरफेस को हम क्या बोलेंगे, उस सरफेस को हम बोलेंगे एक्टिव सेंटर। ठीक है, उस केंद्र को एक्टिव सेंटर कहेंगे। ठीक है, सारी बातें लिखो। फिर 2 चीजें और आपकी बाकी हैं, धनात्मक अधिशोषण और ऋणात्मक अधिशोषण, इसको भी पढ़ते हैं। पहले इन बातों को लिखो। लिख लिया, स्क्रीनशॉट ले लो और पेन कॉपी लेके बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, मिटा दूं। देखो अब देखेंगे हम धनात्मक अधिशोषण किसे कहते हैं और ऋणात्मक अधिशोषण किसे कहते हैं। देखना भाई, ये टर्म्स पूरे आगे चैप्टर में काम आएंगी आपके लिए। ठीक है ना, इस वजह से इनको पढ़ना जरूरी है। ठीक है, देखो बार बार आएगा अधिशोष से अधिशोषक, तो कंफ्यूजन ना आए माइंड में, इस वजह से अपन को ये सारी चीजें क्लियर करनी है। देखना भाई, अब अगला धनात्मक अधिशोषण। ठीक है, धनात्मक अधिशोषण समझना भाई, धनात्मक अधिशोषण क्या है। जैसे
मेरे पास कोई पदार्थ है और इस पर समझो मुझे एक अमाउंट फिक्स दे देता हूं मैं कि इतना अमाउंट में मेरे पास क्या है, अधिशोष्य है। ठीक है, ये मेरे पास अधिशोष्य है और ये मेरे पास अधिशोषक है। ठीक है, अधिशोषक का मतलब आपको पता है जिसकी सरफेस पर जमाव होगा, और जिसका जमाव होगा उसे क्या बोलना है, अधिशोष्य बोलना है। ठीक है, और मैं कह रहा हूं इस पदार्थ का जो मैक्सिमम अमाउंट है, यानी जो मान के चलो मैंने अगर 100 ग्राम लिया है तो 80 ग्राम आपका क्या हो जाए, चिपक जाए, किससे, अधिशोषक से। यानी मैक्सिमम अमाउंट का अगर अधिशोषण हो जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, धनात्मक अधिशोषण कहेंगे। समझ में आ गई बात। मेरे पास आपके मान के चलो 1 किलोग्राम या 100 ग्राम मेरे पास अमाउंट है किसी सब्सटेंस का जिसका मुझे जमाव करना है, और उसमें से केवल 2 ग्राम आपका क्या हुआ भाई, अधिशोषण हुआ, केवल 2 ग्राम ही जमा। यानी अधिशोष्य के कुल भाग का बहुत ही कम भाग अगर अधिशोषण में जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, ऋणात्मक अधिशोषण कहेंगे। समझ में आ गई मेरी बात। यानी अधिशोषक का अगर मैक्सिमम अमाउंट अधिशोषण में चला जाए तो उसे तो आप कहोगे धनात्मक, और अगर उसका बहुत कम अमाउंट अगर अधिशोषण में जाए तो उसे आप क्या कहोगे, ऋणात्मक अधिशोषण। बात समझ में आ गई, सीधी सीधी सी बात है। ठीक है ना। तो डेफिनेशन क्या लिखोगे आप, डेफिनेशन लिखोगे यदि अधिशोष्य पदार्थ की अधिकतम मात्रा का अधिशोषण अधिशोषक पृष्ठ पर हो जाए, अधिशोषक पृष्ठ पर हो जाए, तो इसे आप क्या कहोगे, इसे आप कहोगे धनात्मक अधिशोषण। बात आ गई समझ में। जैसे मैंने मान के चलो गैस के कंटेनर में मैंने क्या डाला भाई, कोई सॉलिड सब्सटेंस डाला, और हुआ क्या कि मैक्सिमम गैस जो है वो उस पर अधिशोषित हो गई आपके ठोस पदार्थ पर, तो हम इसे क्या कहेंगे भाई, कैसा अधिशोषण है, धनात्मक। और आपने ठोस पदार्थ डाला, बहुत कम मात्रा में ही गैस आपकी क्या हुई, अधिशोषित हुई, तो इसे आप क्या कहोगे, इसे आप क्या कहोगे भाई, ऋणात्मक अधिशोषण। ये पता कैसे चला हमको, मान के चलो ये कंटेनर था भाई, ठीक है ना, ये कंटेनर था, और जो आपकी गैस थी पहले वो दीवार पर, ये मान के चलो आपके गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, है ना, और वो पहले दीवार पर तो भाई ज्यादा प्रेशर लगा रही थी, क्योंकि गैस अगर ज्यादा होगी तो प्रेशर कैसा लगाएंगे, दीवार पर ज्यादा लगाएंगे। फिर हमने इसमें क्या डाला, सॉलिड सब्सटेंस डाला, एक हमने कोई सॉलिड सब्सटेंस डाला, और हमने थोड़ी देर बाद में क्या देखा कि जो कंटेनर पर जो प्रेशर लग रहा था, जो यहां पर वॉल्स पर जो प्रेशर लग रहा था, वो प्रेशर कैसा हो गया भाई, बहुत कम हो गया। यानी पहले तो ये कंटेनर पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल रही थी गैस, लेकिन जैसे ही यहां पर हमने कोई सॉलिड सब्सटेंस डाला, मान के चलो चारकोल डाल दिया, तो हुआ क्या, ये गैसें इसके ऊपर अधिशोषित हो गई। और जब गैसें इसके ऊपर अधिशोषित हो जाएंगी, तभी तो भाई प्रेशर कम हो गया, क्योंकि अगर अधिशोषित नहीं होती तो प्रेशर कम नहीं होता। अधिशोषित हो गई गैस सॉलिड के ऊपर, तो इस वजह से कंटेनर का जो बाहर का जो प्रेशर लग रहा था वो कैसा हो गया, कम हो गया। ठीक है ना। अब अगर मैंने इसमें कोई सॉलिड सब्सटेंस डाला, चारकोल डाला, लेकिन गैस का प्रेशर कम ही नहीं हुआ, या कम हुआ तो नेग्लिजिबल हुआ, मतलब बहुत ही कम, थोड़ी सी कमी आई। पहले मान के चलो आपका, मान के चलो 100 एटीएम प्रेशर लग रहा हो या 10 एटीएम प्रेशर लग रहा हो, तो अब आपका 99.9 एटीएम प्रेशर लग गया। तो कहने का मतलब कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस नहीं आया, तो हम वहां क्या कहेंगे कि वहां ऋणात्मक अधिशोषण हुआ है। समझ गए मेरी बात को। देखो तो अब क्या लिखोगे, अगली हेडिंग लगाओगे आप, ऋणात्मक अधिशोषण। ठीक है, हेडिंग लगाओ, नेक्स्ट है आपकी ऋणात्मक अधिशोषण। देखना, ऋणात्मक अधिशोषण, और इसमें क्या लिखोगे, इसमें आप लिखोगे यदि अधिशोष्य पदार्थ की कुल मात्रा का, यदि अधिशोष्य पदार्थ की कुल मात्रा का कम भाग अधिशोषण, कम भाग का अधिशोषण हो, कम भाग का अधिशोषण हो, तो इसे क्या कहोगे, ऋणात्मक अधिशोषण कहोगे। तो इसे
ऋणात्मक अधिशोषण कहते हैं। समझ गए मेरी बात को कि कुल मात्रा का बहुत कम भाग अधिशोषण हुआ तो हम इसे क्या कहेंगे भाई, ऋणात्मक अधिशोषण कहेंगे। लिख लिया भाई, आ गया समझ में, ठीक है ना। तो अधिशोषण की ये कुछ टर्म्स थी। अब हम देखते हैं कि कितनी क्रियाविधियों में कई तरीके की मैकेनिज्म है, ये आपका अधिशोषण काम में आता है, ठीक है ना। कुछ एग्जांपल आपको उसके मैं बताता हूं, ठीक है। चलो नेक्स्ट आप हेडिंग क्या लगाओगे, विभिन्न क्रियाविधियों में अधिशोषण, ठीक है। और ये किस तरीके से हमारे लिए फायदेमंद है, उन सारी कहानियों को हम पढ़ते हैं, ठीक है। तो अगली हेडिंग लगाओगे आप, विभिन्न क्रियाविधियों में अधिशोषण। चलिए देखते हैं। देखना भाई, अब आपकी हेडिंग मैंने डाल दी है। हेडिंग क्या है आपके पास, विभिन्न क्रियाविधियों में अधिशोषण, ठीक है। तो अलग अलग हम मैकेनिज्म देखेंगे, उसमें हम देखेंगे अधिशोषण क्या काम करता है, ठीक है भाई। अब जैसे आपके कंटेनर में गैस भरी हो, कौन कौन सी गैस आपकी हो गई, O2, ठीक है ना, हाइड्रोजन हो गई, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गई, क्लोरीन हो गई, अमोनिया हो गई, या आपकी सल्फर डाइऑक्साइड हो गई, आदि गैस है, हमने किसी पात्र में भर दी है, ठीक है। जैसे ये हमारा कंटेनर था और वही बात अभी मैंने आपको बताई, और इनमें से कोई सी भी गैसें आपकी इस कंटेनर में भरी है। तो ये कंटेनर में अभी तो क्या डाल रही है भाई, प्रेशर डाल रही है। कंटेनर के ऊपर साइड की जो वॉल है, ठीक है, ये प्रेशर डाल रही है। अब हमने इनमें क्या कर दिया, एक हमने चूर्णित चारकोल मिला दिया। क्या मिला दिया हमने, चूर्णित चारकोल, ठीक है। क्योंकि हमें पता है जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना अधिशोषण ज्यादा हो गया, क्योंकि सरफेस एरिया ज्यादा तो अधिशोषण ज्यादा। और सरफेस एरिया कब ज्यादा होता है, जब आपके कण हैं वो बिल्कुल बारीक बारीक हो। तो हमने चूर्णित चारकोल मिलाया इसमें, तो हमने क्या देखा, चूर्णित चारकोल के ऊपर क्या हुआ भाई, इस चारकोल के ऊपर ये गैसें अधिशोषित हो गई। और जब गैसें इसके ऊपर अधिशोषित हो गई तो इन्होंने कंटेनर की जो वॉल थी उसके ऊपर जो प्रेशर था वो उसके मान कैसे हो गए, कम हो गए। भाई जब गैसों का कुछ भाग ये चारकोल अधिशोषित कर लेगा तो जो दाब है, जो सतह के ऊपर जो दाब लग रहा है वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपका एक अधिशोषण का क्या हो गया, प्रकार हो गया, समझने के लिए आपको कि गैसें जो हैं वो चारकोल के ऊपर क्या हो जाती हैं, अधिशोषित हो जाती हैं, ठीक है। अब लिखोगे कैसे इसको, देखना। तो हमने कौन कौन सी गैसें लिखी यहां पर, O2, H2, CO, Cl2, N2, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे कि आदि गैसों से भरे बंद पात्र में यदि चूर्णित चारकोल डाल दिया जाए तो गैस का कुछ भाग चारकोल द्वारा अधिशोषित कर लिया जाता है, अधिशोषित कर लिया जाता है। और हमें पता है कि जब अधिशोषण हो जाएगा तो जो प्रेशर है जो दीवार के ऊपर वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखो, कार्बनिक रंजक जैसे मैथिलीन ब्लू के रंग को जांतव चारकोल द्वारा रंगहीन किया जा सकता है, ठीक है। तो करना क्या है भाई, करते क्या है इसमें हमने रंजक लिया, रंजक का मतलब जो रंगता है, ठीक है ना। तो हमने रंजक लिया कौन सा, मैथिलीन ब्लू। सीधा सीधा पता है कैसा कलर होगा, नीला कलर होगा, ब्लू कलर होगा, ठीक है। और हमने इसमें क्या मिला दिया भाई, हमने इसमें जांतव चारकोल मिला दिया, एनिमल चारकोल हमने मिला दिया, और अच्छी तरीके से हिलाया, और हिलाने के बाद हमने छान लिया, ठीक है। तो जो छनित्र बचा है वो छनित्र कैसा होगा भाई, रंगहीन होगा, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि जो आपका रंग था उसको किसने अधिशोषित कर लिया भाई, जांतव चारकोल ने उसको अधिशोषित कर लिया। जो रंग था, जो
रंजक था उसको तो अधिशोषित कर लिया किसने, जांतव चारकोल ने, और जो आपका छनित्र बचेगा वो कैसा होगा, रंगहीन होगा। तो इस तरीके से आप रंजक को भी क्या कर सकते हो भाई, रंगहीन कर सकते हो। ये सारी चीजें हमें काम में कहां आती हैं भाई, इंडस्ट्रीज में। कहीं हमें रंग को हटाना है, कहीं हमने कोई केमिकल बनाया और उसमें आपकी कुछ रंगीन अशुद्धियां आ गई, ठीक है, तो उस रंगीन अशुद्धियों को मिलाने के लिए हम उसमें क्या डालेंगे, कोई ऐसा सब्सटेंस डालेंगे कि जो उन अधिशोषित कर ले उन रंगों को, जिससे हमारा जो मटेरियल जो हमारा बन रहा है वो साफ बने, ठीक है ना। तो इस तरीके से कई तरीके की इंडस्ट्रीज में इन सारे प्रोसेस का क्या होता है, यूज होता है, ठीक है। अब अगर हम, आपने देखा होगा अपचयन करवाते हैं हम एल्कीन वगैरह का, किसकी सतह पर, निकेल या पैलेडियम की सतह पर। तो निकेल या पैलेडियम क्या करता है, हाइड्रोजन को अधिशोषित कर लेता है, ठीक है ना, और इस तरीके से वहां पर एल्कीन का क्या होता है भाई, अपचयन होता है, ठीक है ना। आपने रिएक्शन भी पढ़ी है। तो अगला प्रोसेस हम क्या लिखेंगे कि H2 गैस पैलेडियम तथा निकेल धातु पर अधिशोषित हो जाती है, ठीक है, अधिशोषित हो जाती है। ये रिएक्शन हमने 11वीं क्लास में खूब पढ़ी है भाई, कि यहां पर एल्कीन लेते हैं हम और इसमें निकेल और टेम्परेचर की प्रेजेंस लेते हैं और H2 का हम एडिशन करवाते हैं तो क्या बन जाता है, एल्केन बन जाता है। ये रिएक्शन हमने पढ़ी है, ठीक है ना। तो यहां पर जो हाइड्रोजन गैस है वो किसके ऊपर अधिशोषित होती है भाई, निकेल के ऊपर, ठीक है। या आप पैलेडियम ले रहे हो तो पैलेडियम भी यहां पर सेम टू सेम यही काम आपका करता है। अब नेक्स्ट वाला देखना भाई, वायु से नमी हटाकर शुष्क करने के लिए सिलिका जेल का उपयोग करते हैं, जेल का उपयोग करते हैं, ठीक है। क्योंकि सिलिका जेल क्या करता है भाई, सिलिका जेल जो आपकी जलवाष्प है उसको सतह पर अधिशोषित करता है। याद रहे, अवशोषित नहीं करता, मैं क्या बोल रहा हूं, अधिशोषित करता है, ठीक है ना। कौन, सिलिका जेल, ठीक है। वो भी बताऊंगा कि कौन आपका अवशोषित करता है। आपका जो निर्जल CaCl2 है, कैल्शियम क्लोराइड है, वो तो अवशोषित करता है जलवाष्प को, और जो आपका सिलिका जेल है वो क्या करता है, अधिशोषित करता है, ठीक है ना। समझना भाई इस चीज को अच्छे से। आगे देखो, एक और देख लो, शर्करा विलयन को रंगहीन बनाने के लिए जांतव चारकोल की परतों से गुजारा जाता है, ठीक है ना। क्योंकि जो आपकी रंगीन जो अशुद्धियां हैं उनको कौन अधिशोषित कर लेगा, आपका जांतव चारकोल अधिशोषित कर लेगा। तो आपका जो शर्करा का विलयन बनेगा वो बिल्कुल आपका साफ बनेगा, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस हैं, जनरली आपको समझाए हैं कि कहां कहां पर आपका अधिशोषण काम में आता है, ठीक है। बस सिर्फ आपको पढ़ना है, कोई आपसे ऐसे कोई पूछा नहीं जा रहा, और पूछ भी ले तो आप एक दो प्रयोग बिल्कुल याद रख सकते हो। ये तो बिल्कुल सिंपल है आपके लिए, ठीक है ना। ये भी आपके लिए सिंपल है कि वायु की नमी हटाकर शुष्क करने के लिए हम सिलिका जेल का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो इन सबको आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है, समझ में आ जाएंगे आपको, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। लिख लो भाई, इनको मिटा दूं, क्वेश्चन कहां से बनेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये जितनी भी टर्म्स है ना भाई, आगे के कॉन्सेप्ट समझने में आपको हेल्प करेंगी कि एक्चुअल में अधिशोषण है क्या, अवशोषण है क्या। इन चीजों को समझने के लिए हम इतने सारे एग्जांपल्स आपके सामने डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट आप देखते हैं, हम कुछ टर्म्स और बची हैं आपकी, जैसी अधिशोषण तो मैंने आपके लिए डिस्कस कर दिया, लेकिन अवशोषण आपके लिए डिस्कस नहीं किया है। अवशोषण क्या है, विशोषण क्या है, ठीक है ना, या शोषण क्या है, ये इन तीनों चीजों में फर्क है, ठीक है। अवशोषण, शोषण और विशोषण, ठीक है, तीनों अलग अलग फिनोमिना है। इनको भी पढ़ते हैं भाई, इन तीनों की डेफिनेशन क्या है और क्या इनका प्रोसेस है, ठीक है, देखते हैं। चलिए देखना भाई, नेक्स्ट हेडिंग है आपकी विशोषण, जिसको इंग्लिश में हम क्या बोलेंगे, इंग्लिश में हम इसको बोलेंगे डिसॉर्प्शन, ठीक है। डेफिनेशन देखना भाई, नाम में ही आगे लग रहा है वी का मतलब
हटना। तो जो आपका अधिशोषित पदार्थ है अगर उसको हटा दिया जाए तो उसे हम क्या कहेंगे, विशोषण कहेंगे, ठीक है ना। जैसे यहां पर दीवार पर आपका कलर लग रहा है, अगर इस कलर को यहां से हटा दिया जाए तो हम इसे क्या कहेंगे, विशोषण कहेंगे। यानी अधिशोषित पदार्थ का अधिशोषक की सतह से हटना, उसे ही हम क्या कहेंगे भाई, विशोषण कहेंगे, ठीक है। तो क्या लिखोगे, अधिशोषित पदार्थ का, अधिशोषित पदार्थ का, अधिशोषित पदार्थ का अधिशोषक की सतह से, अधिशोषक की सतह से हटना, अधिशोषक की सतह से हटना क्या कहलाता है भाई, विशोषण कहलाता है। समझ गए ना। जैसे पत्थर पर क्या जम जाती है भाई, आप सरोवर या तालाब के किनारे देखोगे तो पत्थर के ऊपर काई जम जाती है, और जब हम उस काई को हटा दें, पत्थर को साफ कर दें, काई को हटा दें, तो ये क्या है भाई, आपका विशोषण है, ठीक है। समझ गए। काई का जमना क्या हुआ, अधिशोषण, ठीक है ना। अंदर थोड़ी घुस रही है काई भाई, पत्थर के ऊपर ही तो रह रही है सरफेस पर, तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, अधिशोषण, ठीक है ना। और आपने वो काई हटा दी, साफ कर दिया पत्थर को, तो जो अधिशोषित पदार्थ है उसका हटना किसकी सतह से, अधिशोषक की सतह से, उसी को आप क्या बोलते हो, उसी को हम बोलते हैं भाई विशोषण, ठीक है। अब दूसरा देखना, दूसरा है एक आपका अवशोषण। अवशोषण किसे कहते हैं, इसको भी देखो। अगला है आपका अवशोषण। अवशोषण, अवशोषण की इंग्लिश एब्जॉर्प्शन, ठीक है। याद रहे अधिशोषण को क्या बोलना है, एडजॉर्प्शन, और इसको क्या बोलना है, एब्जॉर्प्शन। यहां बी है और वहां डी है ना, इसको थोड़ा सा याद रखना। और अवशोषण क्या है, अधिशोष्य पदार्थ का, अधिशोष्य पदार्थ का अधिशोषक के अंदर, अधिशोषक के अंदर चला जाना क्या कहलाता है भाई, क्या कहलाता है, अवशोषण कहलाता है, ठीक है ना। तो क्या लिखा कि जो आपका अधिशोष्य पदार्थ है या अधिशोष्य पदार्थ के कण हैं, उसका जो अधिशोषक के अंदर चले जाएं तो उसे हम क्या कहेंगे भाई, उसे हम कहेंगे अवशोषण, ठीक है। तो आप यहां पर क्या लिख सकते हो, अधिशोष्य पदार्थ के कणों का, ठीक है ना, ये बेटर रहेगा। अधिशोष्य पदार्थ के कणों का अधिशोषक के अंदर चला जाना क्या कहलाएगा भाई, अवशोषण कहलाएगा। जैसे स्पंज है, स्पंज को आप पानी में डालो तो पानी को पूरा वो क्या कर लेगी भाई, अवशोषित कर लेगी, ना कि अधिशोषित, ठीक है ना। पानी अंदर चला जाता है ना स्पंज के, तो वहां हम क्या कहेंगे, वहां क्या हो रहा है, अवशोषण हो रहा है। तो आप एग्जांपल क्या लिखोगे, स्पंज द्वारा, स्पंज द्वारा जल का अवशोषण, ठीक है। अवशोषण याद रहे, मैं अधिशोषण नहीं कह रहा हूं, अवशोषण, ठीक है ना। और एक और एग्जांपल देता हूं, एनहाइड्रस कैल्शियम क्लोराइड द्वारा, कैल्शियम क्लोराइड द्वारा जल वाष्प का, जल वाष्प का अवशोषण, ठीक है। सिलिका जेल तो क्या करती है भाई, अधिशोषण करती है जल वाष्प का, और जबकि कैल्शियम क्लोराइड जो है, निर्जल कैल्शियम क्लोराइड जो है, वो क्या करता है, जल वाष्प का अवशोषण करता है, ठीक है ना। समझ गए आप बात को। अब एक और देखो, एक और देखो भाई, शोषण, एक प्रोसेस और है शोषण, और इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, सॉर्प्शन। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे, सॉर्प्शन। और शोषण क्या है भाई, कि अगर आपकी जो अवशोषण और अधिशोषण दोनों प्रक्रियाएं अगर आपके साथ साथ हो रही हैं, तो आप उस प्रोसेस को क्या बोलोगे, उस प्रोसेस को बोलोगे आप शोषण। अधिशोषण, अधिशोषण व अवशोषण दोनों प्रक्रियाएं, दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ हों, साथ साथ हों, तो इसे क्या कहते हैं भाई, शोषण कहते हैं, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि जब आप किसी चीज को रंगते हो, मान के चलो रेशों को आप रंगते हो,
तो पहले क्या होता है कि जो रेशे हैं वो रंजक को पहले अधिशोषित करते हैं, बाद में रेशे उस रंजक को क्या कर लेते हैं, अवशोषित कर लेते हैं। यानी पूरी पहले तो क्या है, जो रंग है वो केवल बाहरी सरफेस पर लगता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है वो रंग क्या है, रेशे उनको अधिशोषित कर लेते हैं, अधिशोषित नहीं अवशोषित कर लेते हैं। तो बाद में आप देखते हो कि रेशे अगर आप चाहे उसको अंदर से भी और गहरा करके देखोगे तो अंदर से प्रत्येक धागा भी आपका कैसा हो चुका है भाई, रंगीन हो चुका है। तो पहले तो क्या होता है भाई, अधिशोषित होता है, रंग जो है केवल बाहरी सरफेस पर आता है, लेकिन बाद में वो रंग अंदर एंटर कर जाता है। समझ गए ना मेरी बात को? तो चाहो तो आप एग्जांपल लिख सकते हो। एग्जांपल क्या लिखोगे आप कि रंजक सर्वप्रथम रेशों पर अधिशोषित होते हैं, अंत में रेशों द्वारा रंजक अवशोषित हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो पहले तो कौन सा प्रोसेस हुआ, पहले अधिशोषण हुआ, बाद में क्या हुआ, बाद में आपका अवशोषण भी हो गया। तो अधिशोषण अवशोषण दोनों साथ साथ चलें तो इसे आप क्या कहोगे, इसे आप कहोगे भाई क्या, शोषण। ठीक है ना, जैसे मेकअप लगाया भाई और पता चला हम हमेशा के लिए गोरे हो गए, ठीक है, और ऐसा हो नहीं सकता। अगर ऐसा होता तो आप सबके लिए बहुत अच्छा हो जाता। समझ रहे हो ना? यानी पहले तो अधिशोषण हो और अधिशोषण के बाद में आपका क्या हो जाए, अवशोषण भी हो जाए। तो इस प्रोसेस को आप क्या कहोगे, इस प्रोसेस को आप कहोगे शोषण। ठीक है, आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ गई हैं। पहले इनको एक बार आप लिख लो। लिख लिया भाई, स्क्रीनशॉट ले लो और पेन कॉपी लेके बैठे हो तो बहुत अच्छी बात है, लिख लिया। ठीक है, अब देखो आज की क्लास में इतना ही काफी है। अगली क्लास में मैं आपको क्या बताऊंगा, अवशोषण अधिशोषण में क्या अंतर है, अंतर लिखवा दूंगा। वैसे तो आप समझ गए होंगे क्या क्या अंतर है कि भाई अधिशोषण एक सतही परिघटना है और जबकि वहां पर क्या है भाई, स्थूल परिघटना, यानी बिल्कुल अंदर एंटर कर जाते हैं। ठीक है, सारी बातें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। ठीक है, और भौतिक अवशोषण क्या है, रासायनिक अवशोषण क्या है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में, तो इसको भी हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको क्लास पसंद आई हो गई। तो अगर पसंद आई हो तो बता दो फटाफट मुझे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। मिलते हैं इसी तरीके की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक क्या, पढ़ते रहो, खुश रहो, धन्यवाद।